डॉक्टर शिजरा साहिबा, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब हम डॉक्टर ज़फ़र साहब की भी बात सुन रहे हैं, जो उन्होंने बताया है कि आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो पोर्टफोलियोज़ के हवाले से, अब ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या पोर्टफोलियोज़ आपको दे दिए गए हैं या पोर्टफोलियोज़ कब तक दे दिए जाएंगे, और वफाकी काबीना की एक्सटेंड जो किया गया है इससे एक आम पाकिस्तानी को कितना फ़ायदा होगा, और मुस्तक़बिल के हवाले से आप क्या समझती हैं कि आगे फिर बजट आना है, चैलेंजेस आपके पास क्या हैं? जी देखिए, पोर्टफोलियोज अभी तक मोस्टली डिसाइड नहीं हुए, शायद अगले 3-4 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। और बात यही है कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि क्योंकि काफ़ी वजारतें अभी खाली भी पड़ी हुई थी उनका, और उनके काम फिर रुक जाते हैं, उस तरीके से काम नहीं हो पाता। और मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट जो है वो बहुत मेहनत कर रही है और दिन रात एक किया हुआ है। आप अगर जाके देखें तो वो सारा दिन सुबह से शुरू होते और रात लेट नाइट तक काम कर रहे होते, क्योंकि मुल्क की मईशत इतने बुरे हालात में थी कि उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस मेहनत के लिए ही इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वज़रा जो है वो तो तनख्वाहें भी नहीं लेते, सो ये इसमें चीज नहीं है, और वो वजारतें तो चल रही होती हैं। सो सिर्फ एक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए और उस चीज को एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये इकदाम उठाया वजीर आजम साहब ने। और इसकी जो हम चाहते यही हैं कि जैसा गवर्नेंस बेहतर होगी, जैसे कि आपने देखा इन्फ्लेशन 2.4 आ गई है इस वक्त, पिछले 9 साल की सबसे कम तरीन सतह पर, लेकिन उसका असर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमेशा आप देखते थे जब रमजान आता था तो कीमतें कितनी बढ़ जाती थी। पिछले रमजान जो हमारी गवर्नमेंट संभालने के बाद पहला रमजान था, आपने नोट किया होगा कि उस तरह से कीमतें नहीं बढ़ी। इस दफा भी हम यही चाह रहे हैं। चले, हम तो उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी रमजान अच्छा गुजरे और रमजान के बाद भी जो कीमतें हैं वो आम आदमी की दस्तरस में हों, चीज़ें आम आदमी को, महंगाई का जो एक आप बता रही हैं कि कम हुई है, उसका असर भी दिखाई दे। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है आज का, चलें थोड़ा सा हम वजारतों से आगे बढ़ते हैं, और अपोजिशन का आज इजलास था, उससे मुताल्लिक भी मैं चाहूँगा कि आपसे अपने पैनल से उसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहिबा, क्या वजह है कि अपोजिशन का कहना है कि हमारी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने रुकावटें डाली, आज इजलास आपने नहीं करने दिया, उनको इजाज़त नहीं दी, इसके बावजूद अपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस की, आपने वाकई क्या उनकी राह में रुकावटें डाली थी आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में? देखिए, जो जहां तक इनकी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अभी तक जो पीटीआई है उनका वतीरा आप देख लें कि क्या रहा है, उनका क्या तरीका रहा है, उनके क्या अल्फाज रहे हैं। जब भी उन्होंने कहा कि हमने आना है तो उन्होंने कहा जी हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। जब ये आए हैं तो इन्होंने कीलों वाले डंडे पकड़ाए होते थे लोगों पे। ये वही 9 मई वाली जमात है। 9 मई को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि अपने ही शोहदा के यादगारों को मसमार किया, इन्होंने किस जगह पे हमले नहीं किए। उसके बाद इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने वो नहीं डॉक्टर साहिबा, वो तो बात सही है, वो तो जब एहतजाज होता है, जब हुजूम होता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आज तो यहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने होटल में कॉन्फ्रेंस करनी थी। इनका इल्जाम ये आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपने उनकी कॉन्फ्रेंस को सबोताज कर दिया, कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी। आज तो कोई कीलो वाले डंडों की बातें हो ही नहीं रही। मैं आपको वही बता रही हूं कि ये वो जमात है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब अगर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस में अभी इन्होंने क्या प्लान करना है, क्या इन्होंने को अपना एजेंडा बताया है? क्या इन्होंने बताया कि इनका क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, किस चीज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जबकि हमने इनको मुज़ाकरात के लिए दावत दी, जबकि इनको कहा, इन्होंने बल्कि खुद कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब इन्होंने अपनी रिटर्न वो चीजें हमें दी तो इससे पहले कि हम उस पर कोई जवाब देते और ये कहते कि इसको कैसे आगे लेके जाना है, जो इनकी डिमांड्स थी, इन्होंने कहा कि हमने तो चौथी नशिस्त में बैठना ही नहीं है, हमने मुज़ाकरात करना ही नहीं है। उसके बाद ये मुज़ाकरात की बजाय खतों किताबत शुरू कर दी, इन्होंने ओपन लेटर्स लिखते शुरू कर दिए, इन्होंने अपनी ही अफवाज के खिलाफ एक चार्जशीट डालनी शुरू कर दी, और फिर साथ ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं बातचीत क्यों नहीं करते। आपका पॉइंट आ गया है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सेनेटर साहब, आप बातचीत क्यों नहीं करते इनसे? वो कह रही हैं कि मुज़ाकरात आप करते नहीं हैं, और इससे पहले आप जलसे भी कर चुके हैं, मुजाहरे भी कर चुके हैं, आपने अपनी कॉन्फ्रेंस भी की है, नए इलेक्शन का भी कहा है, लेकिन जेयूआई ने कहा है कि हम अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, और एलामिया पर साइन भी नहीं किए हैं। जेयूआई के बगैर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कितनी मौसर होगी सेनेटर साहब? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो शिजा साहिबा जो बातें कर रही है ना, मुझे बात दफ़ा अच्छा, लेकिन वो प्रॉब्ली
आप उसको आई डोंट नो मुबालगा आराई कह दें या उनको गलत बयानी कह दें या कुछ और कह दें, इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलता ना, वो कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये चले जाते हैं 9 मई के ऊपर। हम इनको कहते हैं कि ठीक है जी, 9 मई की बात आप करते हैं कि हम लोगों ने 9 मई किया है, आप आए। जो सारी जगह हैं वो सारी जगह हमेशा से कवर होती थी CCTV से। आप उस जगह की 1-2 घंटे पहले की, जो लोग वहां पहुंचे हैं उससे 2 घंटे पहले की वीडियोस निकाल के दिखा दें। क्योंकि हमारे लिहाज से जब लोग कोर कमांडर हाउस पहुंचे थे उससे पहले वहां पे तोड़फोड़ हुई थी, अभी गेट खुला नहीं था, और बाज लोग जो बाहर से वीडियो बना रहे थे तो वहां पे लेफ्ट साइड पे वहां पे कुछ चीजें टूटी फूटी, शीशे विशे टूटे हुए नजर आ रहे थे। खैर एनीवे, वो ये तो माजी हो गया ना सर। अभी ये बताएं ना कि JUI के बगैर ऑपोजिशन इत्तेहाद, उधर ही आ रहा हूं मैं। देखिए ना, उन्होंने वो हर थोड़ी देर बाद 9 मई के पीछे पड़ जाते हैं। जवाब आ गया, 9 मई को जवाब आ गया, बस मुझे JUI का बताएं सर, इस वक्त करंट जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब ठीक है, अब आगे इनको डर लगा हुआ है। अभी कल परसों एक प्रोग्राम में मेरे साथ सायरा बानो साहिबा थी, वो कहती है कराची में जब हम लोग जा रहे थे कराची में, तो GDA वालों को हुकूमत की तरफ से इधर उधर से फोन आ रहे थे कि जी आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं मिलना। अच्छा, आई एम श्योर वो सारी चीजें हर एक के साथ कर रही होंगी। बाज लोग आके मिल लिए, बाज लोग अभी शायद रिजर्वेशंस पे हैं कि यार हम मिले ना मिले क्या करें, वो हर एक अपना अपना वो है। लेकिन ये चीज बढ़ती जाएगी। और मौलाना साहब, अगर मैं ये समझता हूं अगर मौलाना साहब इनके साथ मिल गए या वो हो गया, कोई फर्क ऐसा सच पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो ऑलरेडी हो रहा है। मौलाना साहब का लेकिन मौलाना के बगैर आपको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मौलाना के बगैर आपकी ऑपोजिशन की तहरीक को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मौलाना साहब का हमारे साथ आने से मौलाना साहब को फर्क पड़ेगा। अच्छा, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, इनके साथ जो लोग भी जाके खड़े होंगे, और ये याद रखिए, आज से 10 साल पहले नहीं, मौलाना की क्रेडिबिलिटी से आपका क्या ताल्लुक? कैसे उनका कद बड़ा होगा आपके साथ खड़े होने पे? देखिए, मैं इस लिहाज से बताता हूं कि इस वक्त जो अगर कोई गलती पर है तो वो ये गवर्नमेंट और उनके एलाइज गलती पर है, और वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं, वो अवाम भी जानते हैं। अब जो भी है, चाहे वो इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी चीज हो, जो इनके साथ खड़ा होगा वो बदनाम होता जाएगा। चलें, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी है ना इनके साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनके साथ खड़ी है। तो आपका क्या मतलब है उनके कोई, आपका क्या मतलब है अवाम में, आपका क्या मतलब है अवाम में पीपल्स पार्टी को पजीराई मिल रही है? शर्मिला फारूकी साहिबा जरा जवाब देना इसका। वो कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको बदनामी मिलेगी। शर्मिला साहिबा जी, जाहिर बात है कि आप हुमायूं साहब से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बोलेंगे? ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, इस गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी है, और तमाम जो इत्तेहादी इसके साथ हैं वो उनकी कोई लेजिटिमेसी है। इन्होंने तो यही कहना है ना, इनकी नज़र में तो इनके अलावा और उनकी जमात के अलावा किसी और की लेजिटिमेसी नहीं है। अगर ये इलेक्शन जीते हैं तो फिर इलेक्शन साफ और शफाफ हैं, और अगर ये हार गए तो उसमें धांधली हुई है। तो इनकी बातें छोड़ दें। ये अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत में थे ना, ये उस वक्त भी समझते थे। चले मैं इनकी बातें छोड़ देता हूँ। मैं आपसे ऑपोजिशन के हवाले से सवाल करता हूँ। शर्मिला साहिबा, ऑपोजिशन कह रही है कि कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस हुई है। PTI सिंध में भी इत्तेहादी बना रही है, आपके भी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या लगता है ऑपोजिशन आने वाले दिनों में हुकूमत को मुश्किलात में डाल सकती है? जो आज की कॉन्फ्रेंस हुई है ख़ास तौर पर, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब इनसे मिल रहे हैं, कोई मुश्किल डाल सकती है ऑपोजिशन हुकूमत के लिए? देखिए जी, अब कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ना देना, मुझे उसके पीछे इनकी मंतक समझ नहीं आई है। क्योंकि अगर एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और कर भी ली, तो उसमें किसी को कोई हर्ज नज़र नहीं आना चाहिए था। देखिए, सिंध के अंदर भी आए, यहाँ पर भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, मुलाकातें करी, बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सिंध में तो उनको कोई इशू नहीं आया। आई डोंट नो इनको कैपिटल के अंदर क्यों ये इशू आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अच्छी बात है कि अगर ऑपोजिशन थोड़ी मुतहरिक होती है, क्योंकि इनकी जमात में तो बड़ी अंदरून टूट फूट है। अगर ये दूसरे लोगों को मिला के कुछ क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, अ रोबस्ट ऑपोजिशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखेगी। लेकिन शर्मिला साहिबा, सिंध में भी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। MK वाले आपके खिलाफ वाइट पेपर लेकर आ रहे हैं, उधर से GDA वाले भी बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आपके लिए बढ़ रही हैं।
आपको याद होगा इस जनरल इलेक्शंस के अंदर अगेन जीडीए ने एक अलायंस बनाई थी और वो अलायंस हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी और कहा था कि जी सिंध की सारी सीटें ले जाएंगे, एक भी सीट नहीं मिली उनको। तो ये अलायंसेस हमेशा से बनती आई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध के अंदर कोई नई बात नहीं है। ये बेचारे एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत पाते, कहाँ से MPMA की सीट जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मौलाना साहब की जहाँ तक आपने बात करी तो काबिल एहतराम है, हम सब के लिए अच्छी बात है। वो अपोजिशन से भी मिलते हैं, वो हुकूमत से भी मिलते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन दोनों के दरमियान वो कंड्यूट का काम अदा करते हैं जी। मुलाकातें होनी चाहिए सही और अलायंसेस बनने चाहिए, लेकिन अलायंसेस बने आवाम की बेहतरी के लिए। चलें जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जमहूरियत का हुस्न यही है कि कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, अलायंसेस बनने और मुज़ाकरात भी होने चाहिए। लेकिन आज जो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है ऑपोजिशन के, उन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी, यही इशू है। इसी इशू के ऊपर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का भी कॉमेंट लूँ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत ने हमारी कॉन्फ्रेंस आज होने नहीं दी, लेकिन जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मुश्तरका एलामिया गया है हुकूमत के लिए, उसमें कोई अच्छी चीज़ साबित नहीं हो रही है, कोई अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। चूँकि ऑपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर मसाइल का हल, वाहिद हल एक ही है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात बर वक्त कराए जाएँ, तो ही मुल्क के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज ये कहा है कि इत्तेहाद की अभी कोई सिचुएशन बनी नहीं है और कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इत्तेहाद बन जाता है और फिर कंडीशंस तय हो जाती हैं, तो माजी को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि बानी PTI उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे? देखें जी, अपोजिशन की जो अलायंस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अलायंस बनने से पहले आपको काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होते हैं। तो इसीलिए इसका आगाज़ जो है वो एक कॉन्फ्रेंस से किया गया है कि जहाँ पे लोग अपना इजहार ख्याल कर सकें, लोग एक दूसरे की बात को सुन सकें, समझ सकें, और फिर वो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर एग्री कर सकें। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था और यही हुआ भी है। लेकिन आपका जो सवाल पहले आप दूसरे लोगों से कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि आपको वो सवाल मुझसे करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरह की मुश्किलात पैदा की इस कॉन्फ्रेंस के मुनक्कद करने के सिलसिले में। ठीक। तो मैं चूंकि वन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस था, शाहिद खान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसको होस्ट किया था। तो हम लोगों ने 3 मुख्तलिफ होटल्स के अंदर बुकिंग्स करवाई, और हमारे बुकिंग करवाने के कुछ ही अरसे के बाद, यानी चंद घंटों के बाद, उन होटल्स को इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से प्रेशर के तहत वो बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद फाइनली हमने एक होटल में हम कामयाब हुए और पहले दिन हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन अगले दिन जब हम सुबह वहाँ पे पहुँचे तो उसके गेटों को भी ताले लगे हुए थे और जिस हॉल में ये मीटिंग होनी थी उसको भी ताले लगे हुए थे, और हमें होटल में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और वहाँ पे FC की एक बहुत बड़ी नफरी जो थी वो मुतय्यन थी। और ये बिल्कुल आज सारी तकरीबन 15 सियासी जमातें हैं जिन्होंने आज की दूसरे दिन की कार्रवाई में हिस्सा लिया कॉन्फ्रेंस की, और सब ने अपनी बात का आगाज शदीद मजम्मत के साथ शुरू किया कि ये किस तरह की डेमोक्रेसी है कि जहां पे आप अपोजिशन को इस बात की भी इजाजत नहीं देते कि वो बंद कमरे में आप अपने साथ एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल कर सकें। वी वेरी सीरियसली एंड डीपली कंडेम दिस। ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एसोसिएट। आप आपस में मिल के बातचीत करते हैं, और हम बात क्या कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान क्या था? इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। इसलिए कि तमाम अपोजिशन पार्टीज ये समझती हैं कि इस वक्त ना आइन की बालादस्ती है और ना कानून की हुक्मरानी है। इस वक्त आइन जो है पाकिस्तान का वो एक एंडेंजर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें इस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत करना और उसे बढ़ाना है, और उसकी वजह से हमने अपने निज़ाम पॉइंट आ गया जी, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया।